एक मिसाइल लॉन्च हुआ और पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। ईरान ने इसराइल पर वार किया, इसराइल ने तुरंत जवाब दिया। पर सच ये है, ये जंग आज की नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान बदल गया था हमेशा के लिए। तो सुनो, कहानी शुरू होती है शाह ऑफ ईरान से। साल था 1960 का दशक। ईरान, वो देश जिसे पहले पर्सिया कहते थे, तेल से मालामाल था पर अभी भी परंपरा में डूबा हुआ था। तभी सत्ता में था एक शख्स, शाह मोहम्मद रजा पहलवी। शाह का सपना था ईरान को यूरोप जैसा बनाना। उसने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, शहरों में नाइट क्लब खुले, फैशन, शराब, पार्टीज, हर चीज पेरिस जैसी। अमीरों के लिए ये जन्नत बन गया, लेकिन गरीबों के लिए गांवों में लोग भूख से मर रहे थे। मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, किसान कर्ज में डूबते गए। शाह ने अपने विरोधियों को जेल में डाला, धर्म गुरुओं की आवाज दबाई। अमेरिका और इसराइल से शाह की नजदीकी बढ़ती गई। तेल के बदले पैसा आया और पैसा सिर्फ अमीरों में बंटा। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा शाह ईरान को बेच रहा है। लोगों का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। और तभी उभरा एक नाम, आयतुल्लाह खोमैनी। खोमैनी कोई नेता नहीं था, वो एक इस्लामिक स्कॉलर था। मस्जिदों से लेकर गांव तक लोग उसके भाषण सुनते थे। वो कहता था शाह अमेरिका और इसराइल का गुलाम है, वो इस्लाम बेच रहा है। अगर इस्लाम को बचाना है तो शाह को हटाना होगा। शाह ने खोमैनी को जेल भेजा, फिर देश निकाला कर दिया। लेकिन खोमैनी की आवाज नहीं रुकी। उसके भाषण कैसेट पर रिकॉर्ड होकर चोरी चुप के मस्जिदों और बाजारों में पहुंचते रहे। लोग रात को दीवारों के पीछे छुप कर सुनते और उनमें गुस्सा और जोश बढ़ता जाता। धीरे धीरे खोमैनी एक स्कॉलर से नेता बन गया और शाह की खिलाफत की पहचान भी। खोमैनी की आवाज अब बस मस्जिदों तक नहीं थी, वो सड़कों पर बगावत बनकर उतरने वाली थी। 1978 आते आते हालात हाथ से निकल गए। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग शाह के खिलाफ उतर आए। मजदूर हड़ताल पर चले गए, तेल के कुएं बंद होने लगे। मस्जिदों में खोमैनी के पोस्टर और भाषण लोगों में जोश भरते रहे। शाह ने पुलिस और फौज से भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलियों से क्रांति नहीं रुकी। जनता अब सिर्फ नारे नहीं लगा रही थी, वो चाहती थी शाह की गद्दी खाली हो। आखिरकार जनवरी 1979 में शाह अपनी रानी और परिवार के साथ चुपचाप देश छोड़कर भाग गया। कुछ हफ्तों बाद आयतुल्लाह खोमैनी पेरिस से वापस लौटा। लाखों लोग एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने पहुंचे। तस्वीरों में दिखता है पूरा तेहरान सड़कों पर सैलाब बनकर खोमैनी का इंतजार कर रहा था। एक पुरानी सल्तनत गिर चुकी थी और अब ईरान बन गया था, इस्लामिक रिपब्लिक। अब सवाल उठता है, ईरान को इसराइल से इतनी दुश्मनी क्यों है? इसके लिए कहानी में वापस जाना पड़ेगा ज़ायोनिज्म की शुरुआत तक। 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर लगातार अत्याचार होते थे। कहीं चर्च उनका दुश्मन था, कहीं राजा, कभी उन्हें जला दिया जाता, कभी शहर से निकाल दिया जाता। इन सब के बीच एक सोच निकली, यहूदियों को एक अपना देश चाहिए जहाँ कोई उन्हें न मारे न भगाए। इसे कहा गया ज़ायोनिज्म। धीरे धीरे यूरोप और रूस के लाखों यहूदी इस आइडिया से जुड़े। पहले उन्होंने कहा फिलिस्तीन चलो, क्योंकि उनकी पवित्र किताबों में यरूशलेम और ज़ायोन हिल का जिक्र था, वही उनकी जड़ें मानी जाती थी। दूसरी तरफ उस जमीन पर पहले से अरब रहते थे, मुसलमान और ईसाई दोनों। धीरे धीरे वहाँ यहूदियों की बसावट बढ़ी। ब्रिटिश हुकूमत ने भी पहले वादा किया कि अरबों को आजादी मिलेगी, लेकिन बाद में पैंतरा बदल दिया। 1948 में अचानक दुनिया ने देखा फिलिस्तीन की जमीन पर नया मुल्क बना, इसराइल। यहूदियों ने कहा हम घर लौटे हैं, अरबों ने कहा तुमने हमारा घर छीन लिया है। यहीं से मिडिल ईस्ट की राजनीति में इसराइल एक ऐसा कांटा बन गया जो आज तक किसी के गले नहीं उतरा। यहीं से इसराइल अरब दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बना। लेकिन एक दौर था जब ईरान उसका सबसे बड़ा साथी था। अब समझो, पहले तो ईरान और इसराइल आपस में दोस्त थे। कैसे? जब शाह सत्ता में था तब ईरान ने इसराइल को तेल बेचा, इसराइल ने बदले में टेक्नोलॉजी दी, खेती में मदद की और सीक्रेट डिफेंस डील्स भी की। दोनों को अमेरिका का साथ भी मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही खोमैनी आया सब उलट गया। खोमैनी ने आते ही ऐलान कर दिया इसराइल एक नाजायज देश है, इसे मिटाना होगा। ईरान ने इसराइल को दुश्मन नंबर 1 बना दिया और खुद को फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताया। इसराइल ने भी ईरान को खतरा मान लिया और मिडिल ईस्ट में खुला खेल शुरू हो गया। कहीं दोस्ती, कहीं दुश्मनी और कहीं प्रॉक्सी वॉर। ईरान इसराइल की दोस्ती अब नफरत में बदल चुकी थी, पर खोमैनी जानता था कि सीधी जंग मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसराइल के पास अमेरिका की सपोर्ट थी, मॉडर्न आर्मी थी और सीधी लड़ाई ईरान को बहुत महंगी पड़ सकती थी। तो ईरान ने निकाला नया तरीका, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब खुद डायरेक्ट लड़ाई में ना कूदना, बल्कि दूसरों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देकर दुश्मन पर वार कराना। ईरान ने कई ग्रुप्स को सीक्रेट सपोर्ट देना शुरू किया और इन्हीं में सबसे खतरनाक नाम था हिजबुल्लाह। सन 1908 में लेबनान में इसराइली सेनाओं के कब्जे के खिलाफ हिजबुल्लाह पैदा हुआ। ये एक शीत मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप है, सीधा ईरान से जुड़ा हुआ। ईरान ने हिजबुल्लाह को पैसा, हथियार
और ग्यूरिला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। आज हिजबुल्लाह लेबनान की पॉलिटिक्स में भी ताकतवर है और इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे रॉकेट अटैक्स, टनल्स और सरप्राइज एम्बुशेस चलता है। अब दूसरा ग्रुप हमास जो गाजा से ऑपरेट करता है। हमास मेनली सुन्नी ग्रुप है, लेकिन ईरान ने इसे भी सीक्रेटली सपोर्ट दिया। हमास पैलेस्टाइन के गाजा स्ट्रिप में एक्टिव है। ये इसराइल के खिलाफ सुसाइड बॉम्बिंग्स, रॉकेट अटैक्स और रेड करता है। ईरान हमास को वेपन्स और टेक्नोलॉजी देता है और बदले में हमास इसराइल को साउथ से घेरता रहता है। और तीसरा ग्रुप है हूथी। यमन में हूथी रिबेल्स शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ईरान उनको भी मदद देता है। हूथी इसराइल के बॉर्डर पार नहीं है, लेकिन ईरान उनको इस्तेमाल करता है इसराइल और सऊदी अरेबिया पे दबाव बनाने के लिए। हूथी इसराइल पार ड्रोन और मिसाइल अटैक भी कर चुके हैं, मेनली रेड सी राउट से, ताकि इसराइल के पोर्ट्स और शिपिंग लाइन डिस्टर्ब हो जाए। इन तीनों ग्रुप्स के जरिए ईरान ने इसराइल को नॉर्थ में लेबनान, साउथ में गाजा और वेस्ट में रेड सी इन तीनों तरफ से घेर रखा है। इसलिए भले ही ईरान और इसराइल डायरेक्ट बैटलफील्ड पर ना भिड़े, पर जंग कभी बंद नहीं होती। अब सवाल, अगर ये प्रॉक्सी वॉर दशकों से चल रही थी तो अब इतनी बड़ी आग क्यों लगी? असल में ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। ईरान कहता है ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है, लेकिन इसराइल और पश्चिमी देशों को शक है ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। इस डर से इसराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और मिलिट्री एडवाइजर्स को निशाना बनाया। कभी सड़क हादसे जैसे दिखने वाले टारगेटेड किलिंग्स, कभी सीरिया में एयर स्ट्राइक्स। जवाब में ईरान ने अपने समर्थक ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हूथी रिबेल्स को और ताकतवर बना दिया। साल 2023 से 24 में हालात अचानक और गर्म हुए। सीरिया में ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स के ठिकानों पर इसराइल ने ड्रोन अटैक्स किए। जवाब में हमास ने गाजा से रॉकेट्स दागे, हिजबुल्लाह ने लेबनान से अटैक्स किए। पहली बार इसराइल ने ईरान के अंदर ड्रोन भेजकर सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। यमन के हूथी रिबेल्स ने रेड सी में इसराइल के कार्गो शिप्स पर मिसाइल अटैक्स किए ताकि इसराइल की सी ट्रेड रुक जाए। मतलब जो जंग पहले पर्दे के पीछे थी वो अब खुले आम सड़कों और हेडलाइन में दिखने लगी। आज दुनिया डरी हुई है। अगर ये लड़ाई पूरी तरह खुल गई तो अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों खींचे जाएंगे और फिर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अमेरिका ओपनली इसराइल को डिफेंस और टेक्नोलॉजी से हेल्प कर रहा है। रशिया, सीरिया और ईरान को डिप्लोमेटिकली और वेपन सप्लाई कर रहा है। चाइना चाहता है सब शांत रहे क्योंकि उसे दोनों तरफ से तेल चाहिए, पर अगर तेल रूट बंद हुआ तो उसको भी भारी नुकसान होगा। मतलब ये जंग ऑफिशियली बंद नहीं है, ये एक्टिव ही है। कभी रॉकेट्स चलते हैं, कभी ड्रोन्स गिरते हैं, कभी सीक्रेट असैसिनेशंस होते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जब मिड ईस्ट में इसराइल और ईरान टेंशंस न्यूज में ना आई। असल डर क्या है? अगर ईरान और इसराइल ओपनली बैटलफील्ड पे भिड़ गए तो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे बड़े प्लेयर्स भी खींचे जाएंगे और फिर ये सिर्फ मिड ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल सकती है। तो सवाल यही, क्या ये छुपी जंग कभी खुलकर दुनिया को नई लड़ाई में झोंक देगी या दुनिया फिर किसी डील से इसे रोक लेगी? अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर ये छोटा सा देश इसराइल इतनी लड़ाइयों, सैंक्शंस और सराउंडेड होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और टेक्नोलॉजी पावर कैसे बना। बस जुड़े रहिए राजनामा 3D से।